दोस्तों नमस्कार। द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज आरटीआई को लेकर के हम इस कार्यक्रम में फिर एक बार आपके सामने हैं। हमारे साथ वरिष्ठ आरटीआई एक्टिविस्ट संजय शर्मा जी मौजूद हैं और पहले के तमाम एपिसोड में तमाम समस्याओं पर आपसे चर्चा हुई, जवाब सवाल हुए और आपने उसका एक से एक बढ़कर के उसका उत्तर भी दिया। आज ऐसे ही कुछ सवालात आपके सामने और जवाब होंगे। जैसे कुछ मामले ऐसे हैं जिनकी जानकारी आरटीआई के तहत अक्सर मांगी जाती है। अब हम ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर चर्चा करेंगे। जैसे एक प्रश्न है, क्या परीक्षा देने वाले को अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका तक पहुंचने का अधिकार है? मतलब अगर हमने परीक्षा दिया है और हम फेल हुए, पास हुए, जैसे क्या रिजल्ट उसका आया, क्या हमारी कॉपी सही जांची गई, गलत जांची गई, तो क्या हम वो आरटीआई के तहत उस उत्तर पुस्तिका तक पहुंच सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर स्टूडेंट के मन में रहता है, क्योंकि हर स्टूडेंट जब उसके मार्क्स आते हैं तो उनमें अधिकांश ऐसे होते हैं जो कि उन नंबरों से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जी। तो उनको चूंकि ये मालूम ही नहीं है कि उनको ये अधिकार है कि वो अपनी उत्तर पुस्तिका आरटीआई में ले सकते हैं, तो इसीलिए वो अपना मन मसोस के रह जाते हैं। जी। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि उसमें कोई हकीकत ऐसी नहीं होती है, बल्कि वो केवल उन स्टूडेंट्स का मुगालता होता है। लेकिन अगर वो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को ले लें तो उसका फायदा ये होगा कि उनका वो मुगालता दूर हो जाएगा और आगे से वो उन उत्तर पुस्तिकाओं को एक बेहतर ढंग से लिखने की कोशिश और कर सकते हैं, उस मेथड को सीख सकते हैं जिसके की माध्यम से आगे की परीक्षाओं में वो और अच्छे नंबर लेके आ पाए। तो जैसा कि अब तक हम देखिए सारी की सारी चर्चा करते आ रहे हैं कि आरटीआई एक्ट अब जो है बहुत कुछ अपने स्वरूप में बदलाव लेके आ चुका है। जी। तो अगर हम शुरू से ही अपने आरटीआई आवेदन से ही कुछ आरटीआई आवेदन इस तरह से लिखें कि आरटीआई आवेदन में ही कहीं कानूनी चीजों का भी समावेश हो, तो मेरे ख्याल से आरटीआई आवेदन जो हमारा होगा वो प्रभावशाली होगा और जन सूचना अधिकारी भी शुरू से ही उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर उसको गंभीरता पूर्वक लेंगे। तो इस मामले में मैं सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि अपनी उत्तर पुस्तिकाएं आरटीआई में लेना चाहते हैं, उनको मैं एक आदेश बता रहा हूं। ये आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है और ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी जिसको कि हम लोग सीबीएसई कहते हैं, तो ये केस जो है वो सीबीएसई बनाम आदित्य बंदोपाध्याय के नाम से फेमस केस है। तो ये केस जो है आप लोग नोट कर लें और कोई भी आप अगर आरटीआई आगे डालें तो उस समय पर इस केस को मेंशन जरूर करें अपने आरटीआई आवेदन में। तो उससे आपको ये रहेगा कि आपका आरटीआई आवेदन एक अच्छा खासा प्रभाव डालेगा और आपको सूचनाएं मिलेंगी। अब इसमें हम ये करते हैं कि जैसा कि हेमंत जी ने ये सीरीज शुरू की है, तो ये सीरीज बहुत अच्छी है। इस सीरीज में क्या है कि हम कुछ मुद्दे लेंगे और उन मुद्दों पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश होंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनमें किन किन कानूनी बिंदुओं पर चर्चा की, क्योंकि देखिए जितना आप जो है सूचना कानून को एक कानूनी नजरिए से देखेंगे, ये कानून उतना ही आपको मित्र लगने लगेगा। दूसरे, जो आपको महसूस हो रहा है कि आज ये बड़ा दुष्कर सा हो गया है, उतना ही आपको ये महसूस होगा कि ये दुष्कर नहीं है। चूंकि हमको पूरा ज्ञान नहीं है इसलिए ये हमको दुष्कर महसूस हो रहा है। तो अब अगर हम इस आदेश की बात करें, तो इस आदेश में देखिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सूचना का अधिकार जो है वो संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) से निकलता है। तो एक जो ये 19(1)(a) आर्टिकल है, हालांकि ये निर्बाध नहीं है, ये असीमित नहीं है। तो 19(1)(a) जो है ये हमारा अभिव्यक्ति की आजादी का एक हमारा जो है, हम अपने जो उद्गार हैं, जो अपने मन में चीजें हैं उनको व्यक्त कर सकें, एक इस चीज का अधिकार है। लेकिन इस पर भी संविधान ने कुछ सीमाएं लगाई हैं। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि उसने ये कहा कि भाई हम इसमें सबसे पहले
ये देखते हैं कि कुछ अपने क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, क्योंकि ये मामला इस तरह से रहा था कि सीबीएसई से जो है कुछ सूचनाएं मांगी गई, तो वो सूचनाएं जो है देने से इस आधार पर मना किया गया कि ये सूचनाएं जो है वो जो हमारा सूचना कानून है उसकी धारा 8 से आच्छादित है और ये फिड्यूसरी रिलेशनशिप वाली सूचनाएं हैं, क्योंकि अगर हम उत्तर पुस्तिकाएं देंगे तो उसमें जो हमारी उत्तर पुस्तिकाएं जांचने वाला हमारा एग्जामिनर है, साथ में जो और लोग हैं उन सबकी गोपनीयता भंग होगी। इस आधार पर ये सूचनाएं देने से मना किया गया। ये मामला उसके बाद में जो है सीआईसी गया, सीआईसी जाने के बाद ये हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने इसमें जो है जो आरटीआई आवेदक था उसके पक्ष में फैसला दिया, लेकिन उससे व्यथित होकर सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की तो सबसे पहले कुछ सवाल फ्रेम किए। तो उसमें सबसे पहला सवाल ये था कि क्या एक एग्जामिनी को, यानी कि जिसने परीक्षा दी है, उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो सूचना के अधिकार में अपनी उत्तर पुस्तिकाएं ले और वो भी उत्तर पुस्तिकाएं वो जिनकी की जांच की जा चुकी है, जो इवेल्युएट हो चुकी हैं। तो अब इसमें देखिए ये जो है सवाल सबसे पहला सवाल था। फिर हम आए इसके बाद में दूसरे पर। तो जो हम दूसरा सवाल देखेंगे इसमें हम डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अगर देखें तो वो सेक्शन 2F में आती है। तो 2F में जो है ये हमारी इंफॉर्मेशन डिफाइंड है। रिकॉर्ड जो है वो सूचना के अधिकार में धारा 2I में डिफाइंड है। तो जो इवेल्युएटेड आंसर बुक्स जो है वो इन दो धाराओं के तहत हम अगर देखें तो वो रिकॉर्ड बन जाती हैं, जिनमें कि जो हमारा एग्जामिनर होता है उसकी ओपिनियन होती है और इंफॉर्मेशन जो है वो आरटीआई एक्ट के तहत चूंकि दी जा सकती है तो ये सूचना इसलिए जो है दी जाएगी। इसी तरह जैसे हम अगर आरटीआई एक्ट के धारा 3 को भी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया, उस तो धारा 3 ये कहती है कि सभी जो हमारे नागरिक हैं, तो सभी नागरिकों में देखिए जो स्टूडेंट हैं वो भी आते हैं, उनको ये सूचना का अधिकार प्राप्त है। अब हम अगर आगे बढ़ें कि भाई सूचना का अधिकार आखिर कहाँ डिफाइंड है हमारे आरटीआई एक्ट में, तो ये धारा 2J में डिफाइंड है। 2J जो है वो सूचना के अधिकार को परिभाषित करती है। अब इसमें बस हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि अभी जो हमने सेक्शन 2 की ये सारी उपधाराएं डिस्कस की, इनके साथ साथ ये सारी की सारी धाराएं सब्जेक्ट टू एग्जम्पशंस एंड एक्सेप्शंस जो कि आएंगे हमारे सेक्शन 8(1) से J में, सेक्शन 9 में, और अगर हम देखें तो बहुत हद तक सेक्शन 10 और 11 भी इसमें आ जाते हैं। साथ में धारा 24 आती है। तो धारा 24 में जैसा कि आप सबको मालूम ही है, और अगर नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूं कि सेक्शन 24 में कुछ ऐसे संगठन आते हैं जो कि वैसे सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर हैं। तो ये आरटीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में रखे गए हैं। इसमें ज्यादातर वो संगठन हैं जो कि अमूमन करके जांचों का काम किया करते हैं। तो इनमें ये रहता है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार या मानव अधिकार उल्लंघन की सूचनाएं हैं तो वो सेक्शन 24 के अगर संगठन हैं उनको भी देनी होगी। तो अब इसमें देखिए एक और चीज आ जाती है हमारी, जो कि सीबीएसई ने, जैसे मैंने पहले बोला कि उन्होंने प्ली ये ली कि 8(1)E, तो 8(1)E की उन्होंने प्ली ये ली कि भाई ये इंफॉर्मेशन हमारे पास फिड्यूसरी रिलेशनशिप में है। तो ये फिड्यूसरी रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन उन्होंने बोली। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला जो था हमारा वो ये क्वेश्चन फ्रेम किया। फिर दूसरा उन्होंने क्वेश्चन ये फ्रेम किया कि जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मामले में एक सुप्रीम कोर्ट का ही पहले आदेश हो चुका था, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो पहले का हमारा आदेश है ये कहीं इस मामले में रोड़ा तो नहीं बन रहा है, या मान लीजिए जो और केस हैं जो कि हमने रेफर किए हैं वो कहीं इंटरफेयर तो नहीं कर रहे हैं, जो ये यहाँ पर हम मैटर को डिस्कस करने बैठे हुए हैं आंसर शीट्स वाले को, जिसमें कि इन बच्चों को सर्टिफाइड कॉपीज दी जानी है। तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि नहीं, वो जो है जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाला फैसला था वो फैसला जो है वो री
इवेल्युएशन के बारे में था, यानी कि उसमें बच्चे इसलिए गए थे कि हमारी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बड़ा स्पष्ट किया कि देखिए जो ये पुनर्मूल्यांकन वाली बात है, वो जो रूल्स बने होते हैं सीबीएसई के उससे गवर्न होता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल 104 एक है, इसमें साथ में जो है रूल 3 है, रूल 22 है। तो ये जो है महाराष्ट्र सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड रूल्स हैं। तो सिर्फ वहां पर ये देखा गया था इस आदेश में या इस मामले में कि ये हमारे जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, साथ साथ आर्टिकल 14 और 19, यानी कि आर्टिकल 14 देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 14 है हमारा समानता का अधिकार, कि कानून की नजर में सभी समान होंगे, और जो हमारा आर्टिकल 19 है वो हमारा है जो है आजादी का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, और भी बहुत तरह की आजादियां हैं, जैसे इसमें राइट टू असेंबली भी आता है, जिसके तहत हम लोग धरना प्रदर्शन भी देते हैं। तो सिर्फ ये देखना था कि जो ये रूल्स हैं, ये रूल्स कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गैर संवैधानिक हो, तो केवल इतनी चीज उनको देखनी थी। तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि भाई नहीं, ये जो है बिल्कुल उसके रास्ते में नहीं आ रहा है, और एक सिटीजन को जो है आंसर बुक्स को एक्सेस करने का पूरा अधिकार है सूचना के रूप में। अब उसके बाद तीसरा सवाल उन्होंने ये फ्रेम किया कि क्या एक एग्जामिनिंग बॉडी वो जो इवेल्युएटेड आंसर बुक्स हैं उनको फिड्यूसरी रिलेशनशिप में होल्ड करती है, और कॉन्सिक्वेंटली जो है उसका क्या ऐसा ऑब्लिगेशन है कि वो जो है इन आंसर सीट्स को इंस्पेक्शन के लिए नहीं देगी। और जो 81E है जिसका कि इन लोगों ने अवलंब लिया है, यानी कि जिसका कि इन्होंने सहारा लिया है, वो इसके रास्ते में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि नहीं, 81E से ये बिल्कुल भी आच्छादित नहीं है। फिर यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये वर्ड देखिए, ये फिड्यूसरी को मैं हिंदी में भी बोल दूं, हिंदी में हमारे इस फिड्यूसरी का मतलब है वैश्वासिक नातेदारी। फिड्यूसरी रिलेशनशिप का मतलब वैश्वासिक नातेदारी, यानी वो सूचनाएं जो कि हम विश्वास में किसी को देते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे फिड्यूसरी जो है वो रेफर करता है एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी की ड्यूटी है इस तरह से एक्ट करना कि वो दूसरे के बेनिफिट के लिए जो है काम करे, वो गुड फेथ दिखाए। साथ साथ में आप ये मान लीजिए कि जैसे कि वो ट्रस्टी हो विद रेफरेंस टू द बेनिफिशियरी, की जैसे कि ट्रस्ट के मामले में होता है, या जैसे कि वो गार्जियन हो, जैसा कि माइनर या हमारे फिजिकली इनफर्म है, मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं, उनके गार्जियन होते हैं। तो जिस तरह से वो उन बच्चों की अपने जो है इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं, या जैसे अभी हमने पहले बताया कि ट्रस्ट के बारे में हो गया, या उन्होंने बताया कि जैसे एक लॉयर है या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपने क्लाइंट की सूचना जिस तरह से होल्ड करता है, एक डॉक्टर है या नर्स है, वो जिस तरह अपने पेशेंट की, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने बारे में सब कुछ उसको बता देते हैं। डॉक्टर हमको जो है कहीं भी हाथ लगा के चेक किया करता है, तो डॉक्टर को वो सारी की सारी जो हमारी बॉडी की सूचनाएं हैं, जो हमारी निजी सूचनाएं हैं, वो फिड्यूसरी रिलेशनशिप में दी जा रही हैं, और वो उनको सार्वजनिक बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और अगर वो करते हैं तो वो गैर कानूनी होगा। इसी तरह से जैसे कि एक एजेंट होता है विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल। अब जैसे ये एजेंट और प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट है, ये कानूनी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम जो है जो ये कंपनियां होती हैं, तो वो अपने एजेंट वगैरह, जैसे कि बीमे में हम लोग देखते हैं एलआईसी है, जैसे वो एक तरह से प्रिंसिपल है, और जो बीमे के एजेंट हैं जो हम लोगों के घर आते हैं बीमा करने, वो एक तरह एजेंट के रूप में हो गए। एक पार्टनर विद रेफरेंस टू अनदर पार्टनर, तो वो भी जो है फिड्यूसरी रिलेशनशिप हो गई। किसी अगर मान लीजिए कंपनी है, तो उसका जो डायरेक्टर होगा उसकी जो जिम्मेदारियां शेयर होल्डर के प्रति हैं, क्योंकि डायरेक्टर और शेयर होल्डर वो एक ही जैसे हैं, बस उनके पास शेयर थोड़े से कम है, डायरेक्टर के पास शेयर ज्यादा है। या अगर हम देखें तो एक जो एग्जीक्यूटर है विद रेफरेंस टू लिगेटी, तो ये सारे के सारे देखिए लीगल है टर्म। तो जैसे जैसे आप अपनी लीगल नॉलेज को एनहांस करते जाएंगे,
ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। रिसीवर को भी हम इसमें ले सकते हैं विद रेफरेंस टू द पार्टीज ऑफ अ केस। जैसे कि हमारा कोई भी केस चल रहा है तो उसमें रिसीवर नियुक्त किए जाते हैं, तो उनके पास भी जो सूचनाएं होती हैं वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में होती हैं। या एक एम्प्लॉयर है, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है अपने एम्प्लॉइज की, वो भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में होती है। इसके साथ साथ हम अगर देखें कि एम्प्लॉय के मामले में विद रेफरेंस टू बिजनेस डीलिंग्स जो है, या मान लीजिए जो भी ट्रांजैक्शन है एम्प्लॉयर के, तो उस एम्प्लॉयर के पास में सॉरी उस एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉयर की जो भी सूचना, यानी मान लीजिए मैं अगर कहीं पर काम कर रहा हूँ, तो काम करने के दौरान उस कंपनी के बारे में, उस फर्म के बारे में, उस ऑफिस के बारे में मुझे बहुत सी सूचनाएं मिलेंगी, लेकिन मैं उनको सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ। वो मुझे वैश्वासिक नातेदारी यानी कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में दी गई है। तो अब इसमें देखिए, ये हमने इतना जो डिस्कशन किया, इतने एग्जाम्पल दिए, ये सिर्फ इसलिए दिए कि आपको ये समझ में आए कि वैश्वासिक नातेदारी क्या है। और जो सीबीएसई ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि ये सूचनाएं धारा 81E से आच्छादित है। तो अब देखिए, यहां आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर आप इस आदेश को कोट करते हैं, कहीं भी अगर आप इस आदेश को लिखते हैं, तो आपको 81E जो है उसकी काट मिल जाएगी। सब्जेक्ट टू आपको भी ये देखना होगा जस्ट होके कि कहीं जो मैंने ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, हमारा केस इन एग्जाम्पल्स की कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है। तो देखिए, हमको भी बिल्कुल जस्ट रहना है और सामने वाले से भी जस्ट की उम्मीद रखनी है, ये मेन चीज है। तो अब जैसे फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे गया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई एक जो हमारी जांची हुई उत्तर पुस्तिका होती है, उसमें दो चीजें होती हैं। देखिए, इसमें दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है। एक तो इंफॉर्मेशन वो हो गई पहली वाली, जो कि एक एग्जाम देने वाले यानी कि उस स्टूडेंट ने लिखा है, और दूसरी इंफॉर्मेशन वो है जो कि उसका असेसमेंट किया है एग्जामिनर ने। तो ये दो इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन है। अब जो एग्जामिनिंग बॉडी होती है, उसने आंसर बुक्स उस एग्जामिनर को इवेल्युएशन के लिए दी होती हैं। वो उसके लिए उसको एक्सपर्ट सर्विस के लिए कुछ पेमेंट भी किया करता है। बहुत सी जगह ये भी होता है कि जैसे हमारे होम एग्जाम होते हैं, उनमें जो हमारे टीचर होते हैं, उनको कॉपी जांचने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, लेकिन वो चूंकि उनकी ड्यूटी का हिस्सा होता है, तो वो ड्यूटी का हिस्सा होने के नाते उनको करना पड़ता है। तो चाहे वो उसको ड्यूटी का हिस्सा होने के नाते कर रहे हैं, और चाहे वो असाइनमेंट उनको एग्जामिनिंग बॉडी ने दिया है और वो उसके बदले में उनको रिम्यूनरेशन दे रहा है, वो दोनों एक ही बात है। तो इन दोनों ही स्थितियों में हमको ये देखना है कि जो एग्जामिनर है, जो कि इन ड्यूटीज को डिस्चार्ज करता है, और बहुत सी बार जो है वो ये भी कंसीडर करता है, तो एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में वो उनको एसेस भी किया करता है। तो इसमें देखिए, यहां पर दो तरह की चीजें हो गई। एक ये हो गई कि अपनी ड्यूटी के रूप में या रेम्यूनरेशन के बदले, लेकिन कोई भी चीज हो वो उन कॉपियों को इवेल्युएट कर रहा है। और एग्जामिनिंग बॉडी यहाँ पर कानूनी भाषा में हो गई प्रिंसिपल, और जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक कर रहा है वो उसका एजेंट हो गया, जिसको कि वो काम दिया गया है उन आंसर बुक्स को इवेल्युएट करने का। तो एक बार जब उसने कॉपियों को जांच दिया, जब कॉपियों को जांच के उसने दे दिया, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो वहीं पर खत्म हो जाता है, और उसके बाद उसका ना कोई कॉपीराइट रह गया, ना कोई प्रोप्राइटरी राइट रह गया, ना ही कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का राइट रह गया, जहां तक कि इवेल्युएशन की बात है। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये नहीं कहा जा सकता कि जो एग्जामिनिंग बॉडी होती है वो इवेल्युएटेड आंसर बुक्स को फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में होल्ड किया करती है उस एग्जामिनर के संदर्भ में। अब यहाँ पर चौथा सवाल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया वो ये लिया कि क्या जो है वो एग्जामिनी एंटाइटल है आंसर बुक्स को देखने के लिए या उनकी सर्टिफाइड कॉपी को लेने के लिए, और क्या ऐसे अधिकार में कुछ सीमाएं निर्धारित की जाएं, या कुछ सीमाएं उसकी हैं या नहीं है। तो इसमें देखिए, बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया। यहाँ पर उन्होंने लिया आरटीआई एक्ट का सेक्शन 81G। तो 81G उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि भाई एग्जामिनर जो है
अगर आप पूरी की पूरी आंसर बुक की कॉपी दे देंगे, अब एग्जामिनर ने अपने हिसाब से ठीक जांची है, लेकिन जो हमारा स्टूडेंट है उसकी क्या सोच है, उसका माइंडसेट क्या है। तो अगर उसको ये मालूम हो जाए कि ये फला फला एग्जामिनर है, एग्जामिनर ही नहीं बल्कि उसमें और भी जो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनके कि उस उत्तर पुस्तिका पर हस्ताक्षर होते हैं, तो वो सभी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल आ सकता है कि भाई अगर हमने पूरी उत्तर पुस्तिका दे दी तो उस एग्जामिनर के लिए कोई लाइफ थ्रेट्स हो सकती हैं, उसके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सेक्शन 81G की बात की। उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आप पूरी आंसर स्क्रिप्ट हम देने का आदेश यहाँ पर कर देंगे तो ये होगा कि एग्जामिनर को भी जीवन का खतरा हो जाएगा। तो यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 10 की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई सेक्शन 10 जो है आरटीआई एक्ट का, वो ये कहता है कि सूचना को आप जो है वो हटा के भी दे सकते हैं। अब इसको अगर हम बोले आंसर सीट्स के मामले में, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आपको जहां जहां आपने आंसर्स लिखे हैं, जहां आपको नंबर दिए गए हैं, जहां उनकी मार्किंग की गई है, वो आपको दिए जाएंगे। लेकिन जहां जहां एग्जामिनर के हस्ताक्षर हैं, उनके नाम हैं, वो चीजें आपको नहीं दी जाएंगी। और अगर वो चीजें वहां आ रही हैं तो उनको छुपाकर ही उसकी फोटोकॉपी आपको दी जाएगी। ये आंसर स्क्रिप्ट उन चीजों को छुपा के ही आपको दिखाई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक और प्ली ली गई थी, जो आरटीआई आवेदक थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनकी तरफ से ये प्ली ली गई कि भाई जैसे हमारा सेक्शन 83 है, यानी कि धारा 8 की उपधारा 3, तो वो ये कहती है कि साहब जो है, जैसा कि हेमंत जी ने इससे पहले भी एक सवाल उठाया था पूर्व के कार्यक्रमों में, कि जो सूचनाएं 20 साल से पुरानी हैं, क्या वो ली जा सकती हैं? तो उसका था कि हाँ, ये जो है सेक्शन 8(3) के तहत ली जा सकती हैं। अब इसमें सवाल ये आया कि सीबीएसई जो है उसका अपना जो है वीड आउट पीरियड आंसर स्क्रिप्ट का केवल 3 महीने का था। तो यहाँ पर जो है उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो है हमको धारा 8(3) के तहत 20 साल तक मिलनी चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आप 8(3) को मिस इंटरप्रेट यानी कि गलत ढंग से पढ़ रहे हैं। धारा 8(3) ये नहीं कहती है कि हर सूचना को 20 साल तक रिटेन करना आवश्यक है। धारा 8(3) ये कहती है कि सूचनाओं को रिटेन किया जाएगा जो उनका रिटेंशन पीरियड वीड आउट के हमारे आदेशों में, हमारे नियमों में, या जो वहां पर प्रचलित शासनादेश है उनमें निर्धारित है। वो अवधि जो है सबकी अलग अलग होती है, कहीं 3 महीने है, कहीं 6 महीने है, कहीं 1 साल है, कहीं 2 साल है, 5 साल है। और हाँ, और कहीं जो है 50 साल है। तो वो नियम अलग हैं। लेकिन हाँ, अगर सूचना वीड आउट नहीं की गई है और वो अगर 20 साल से पुरानी भी है तो भी दी जाएगी। तो 8(3) को आप बड़ा क्लियरली ये समझ लें, तो 8(3) को कहीं भी मिस इंटरप्रेट ना करें। देखिए, अब इस आदेश की इतनी समीक्षा में ये तो हमको क्लियर हो गया ना कि इस आदेश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों के ही हितों का ध्यान रखा कि आंसर स्क्रिप्ट उनको कानूनन मिलनी चाहिए। तो उसके लिए भी देखिए सेक्शन 2 लिया। फिर उसके बाद में जो 81E का सहारा लिया गया था कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है, उस चीज को नहीं माना और उसके लिए कानूनी पूरी व्याख्या दी। साथ में देखिए स्वयं से जो हमारे एग्जामिनर हैं, यानी जिन्होंने हमारी आंसर सीट को जांचा हुआ है, जो हमारे परीक्षक महोदय हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 81G को लिया और स्पष्ट कहा कि भाई ये इनकी जो इनिशियल हैं, जो सिग्नेचर हैं, जो वेयर अबाउट्स हैं, ये सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। आपको मतलब केवल अपना जो आपने आंसर लिखा है और जो उस पे नंबर दिए गए हैं वो आपको मिल सकती वो आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये व्याख्या हुई है, बहुत डिफाइन किया कायदे से। मैं जी, तो मैं ये इतने से समझ सकता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट को ले सकते हैं, उसको स्वयं भी इवेल्युएट कर सकते हैं, और अगर कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका जवाब सही होने पर भी आपको नंबर नहीं दिए गए हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप उस मामले को आगे लीगल प्रोसीडिंग्स में भी ले जा सकते हैं, पहले प्रत्यावेदन देकर। अगर प्रत्यावेदन से नहीं होता है तो फिर अदालत का सहारा लेकर। आज हमने ये चर्चा की है
कि क्या एक परीक्षार्थी को आरटीआई अधिनियम के तहत अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने का अधिकार क्या है? है? और इसमें हमने सीबीएसई बनाम आदित्य बंदोपाध्याय आदेश की जो है एक तरह से अपने हिसाब से व्याख्या जी। भी की। आपको ये भी बताया कि किन-किन चीज़ों को इस आदेश में डिस्कस किया गया है, इसका आप उपयोग कीजिए। अब इसमें देखिए मेनली जो है जो चीज़ें निकल के आई हैं, तो एक ये हो गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी के अधिकार को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी में परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिकाएँ शामिल शामिल हैं। है। सभी नागरिकों को जानकारी का अधिकार है। फिर इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार के प्रभाव की भी बात की। उन्होंने ये कहा कि भई देखिए महाराष्ट्र राज्य बोर्ड का मामला था वो अलग था। वहाँ पर हम केवल जो है जो रूल्स थे उसकी कॉन्स्टिट्यूएलिटी देख रहे थे कि वो संवैधानिक है या नहीं है। यहाँ जहाँ तक उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण का अधिकार है, ये जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन जी। नहीं है। अब फिर फिड्यूशियरी संबंध जो है परीक्षकों के साथ उत्तर पुस्तिकाओं का संबंध जो है ये हेल्ड किया गया कि फिड्यूशियरी नहीं है और ये उत्तर पुस्तिकाएं दी जा सकती हैं। परीक्षक का काम केवल मूल्यांकन करना है और उनके पास कोई कॉपीराइट या गोपनीयता का अधिकार नहीं। करना ही है। निरीक्षण के अधिकार की बात आई तो ये साफ-साफ कहा गया कि यदि परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने का अधिकार है, तो ये सीमाओं और शर्तों के साथ है। जैसे कि परीक्षक की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। आरटीआई अधिनियम की सीमाओं को भी यहाँ जैसे कि हम बहुत बार बोल चुके हैं कि धारा 8, धारा 9, धारा 11, धारा 10 तो इन सब को लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरती से ये बताया कि भाई अगर जानकारी जो है सार्वजनिक प्राधिकरण के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है तो उसे प्रदान करने की कोई भी बाध्यता नहीं है। अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार किया और फिर उसके बाद ये कहा कि परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने की अनुमति दे दी जाए। दे दी जाए। साथ ही आरटीआई अधिनियम की सीमाओं और शर्तों का ध्यान रखने का भी निर्देश दिया। तो हेमंत जी देखिए सबसे अच्छी चीज यही है कि ज्यादातर जो आरटीआई का प्रयोग करने वाले हैं उनके साथ समस्या यही है कि वो जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को भूल जाते हैं। संजय जी कभी कभी ऐसा होता है जी कि जैसे बच्चे ने एग्जाम दिया, जी उसको लगा कि साहब हम तो पूरा लिख करके आए हैं, जी उसने अपने आंसर को अपने बुक से मिलाया, जी उसे लगा कि नहीं हम तो लिखे थे और हमको नंबर कम मिले हैं, तो फिर उसे अधिकार तो मिलना ही चाहिए था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आप उत्तर पुस्तिका को लेकर के खुद ही मूल्यांकन कर सकते हैं कि कहाँ गलत है। अगर आपको नंबर गलत कम मिले हैं तो आप इसको आगे लेके जाइए, आगे लेके जा सकते हैं कि साहब यहाँ मेरी काफी गलत जांची गई है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है। जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स हैं वो अपनी आंसर सीट्स, आंसर स्क्रिप्ट्स यानी कि जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपीज आरटीआई में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ क्या आरटीआई के तहत उनको जो है अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण का अधिकार है? तो जैसा कि हमने सीबीएसई बनाम आदित्य बंदोपाध्याय आदेश में देखा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है, ये निर्णय दिया है कि हाँ उनको अधिकार है। तो आप इस जो है आदेश को लिखते हुए अपने आरटीआई आवेदन करें और आपको निश्चित रूप से जो है अपनी आंसर सीट देखने को मिलेगी। अब देखिए जैसे हमने आज ये बिल्कुल एक ऐसा मुद्दा लिया है जो कि हमारे जो है एक तरह से समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि स्टूडेंट्स का है उनके लिए हितकारी है। तो आने वाले दिनों में भी अब हम जो है इसी तरह के मामलों पर चर्चा करेंगे। अब वो मामले इस तरह के हम लेंगे कि क्या सार्वजनिक प्राधिकरण को सलाह या मत प्रदान करना मैंडेटरी यानी कि आवश्यक है या नहीं है। तो इसमें भी जो आदेश हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उनको हम लेंगे और आप अगर देखें तो हम इसमें ये भी इस तरह के भी सवाल लेंगे कि क्या सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 18 के तहत मांगा जा सकता है, क्योंकि ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई जो ये मुख्य सूचना आयुक्त बनाम मणिपुर राज्य वाला एक निर्णय आया है कि इसमें अगर सूचना आयुक्त जो है वो सूचना दिलाने की बात कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। इसकी हम बहुत ही विस्तृत व्याख्या उस दिन करेंगे और ये जो मिसकॉन्सेप्शन है कि सूचना आयुक्त ये नहीं कर सकते उसको भी दूर करेंगे। हम ये इस तरह के भी सवाल लेंगे कि किसी तीसरे पक्ष की आयकर रिटर्न को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसमें भी हम जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर जो है विस्तृत व्याख्या होगी।
ये भी मामला लेंगे, क्या तीसरे पक्ष के अनुशासनात्मक मामलों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है? इसके अलावा देखिए हम ये भी सवाल लेंगे, क्या इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों के नामों का खुलासा किया जा सकता है? सवाल ये भी होगा कि तीसरे पक्ष के कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का खुलासा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? सवाल हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उसे स्वयं को दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है? सवाल ये भी होगा, क्या अन्य परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का खुलासा अन्य व्यक्तियों को किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या किसी कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि शामिल होने की तारीख, पदोन्नति, पदस्थापन, इन चीजों का खुलासा किया जा सकता है या नहीं? तो ये बहुत सारे मामले हैं। तो जो हमारा आरटीआई एक्ट चेंज हो गया दोस्तों, है, इन सब प्रश्नों का उत्तर अगले एपिसोड में संजय शर्मा जी देंगे। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।